हमने इतिहास में युद्धों को जमीन पर होते देखा, आसमान में होते देखा, समंदर की गहराइयों में होते देखा, लेकिन अब एक नया मोर्चा खुल चुका है, अंतरिक्ष का मोर्चा। यह कहानी भविष्य की नहीं है, यह वर्तमान की सबसे चुपचाप चल रही और सबसे खतरनाक तैयारी की कहानी है। एक ऐसी तैयारी जो मिसाइलों की रफ्तार से तेज है और किसी राष्ट्र की सीमा से परे जाकर किसी कक्षा में अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है। – 2027 में जब एक गुप्त रिपोर्ट व्हाइट हाउस में रखी गई, उसमें एक ही चेतावनी थी, अगला हमला इतना तेज होगा कि धरती पर उसे रोकने का वक्त नहीं मिलेगा। अगर हमें बचना है तो हमें अपनी रक्षा पृथ्वी के बाहर से करनी होगी। वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, स्पेस बेस्ड एयर डिफेंस इनिशिएटिव, जो अब अमेरिका की सबसे गोपनीय, सबसे महंगी और सबसे उन्नत सैन्य योजना बन चुकी है। आज अमेरिका सिर्फ अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की बात नहीं करता, वो वहां शिकारी भेज रहा है। ऐसे ऑटोनोमस सिस्टम जो तय करेंगे कि कब और कैसे किसी भी दुश्मन की मिसाइल को उसके लॉन्च होते ही तबाह कर देना है। यह युद्ध अब इंसानों द्वारा संचालित नहीं होगा, यह निर्णय मशीनें लेंगी, और वो भी अंतरिक्ष से। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक रणनीतिक चेतावनी है पूरी दुनिया को कि अमेरिका अब हर दिशा से सुरक्षित नहीं, बल्कि हर दिशा को देख रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम आपको लेकर चलेंगे उस सच्चाई की परतों में जहां सैटेलाइट्स हथियार बन चुके हैं, डेटा युद्ध की नई गोलियां हैं और निर्णय लेने की ताकत अब मशीनों के पास है। यह वो युद्ध है जो अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। – 2040, तारीख अज्ञात, समय गोपनीय। एक गुप्त सैन्य स्टेशन में एक चेतावनी सायरन बजता है। ऑपरेटर की आंखें स्क्रीन पर टिकी हैं। एक अनजान वस्तु पृथ्वी की ओर बढ़ रही है, बेहद तेजी से, बिना किसी राडार हस्तक्षेप के। यह कोई सामान्य हमला नहीं, यह एक परीक्षण है, अमेरिका का सबसे गुप्त प्रणाली का। धरती से 600 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म पर लगा स्वचालित हथियार जागता है, मिसाइलों को ट्रैक करता है और लक्ष्य निर्धारित करता है। और तभी एक चमक, कुछ सेकंड में सब खामोश। हमला विफल, पर किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि अब युद्ध का मतलब विस्फोट नहीं, सटीकता है, शोर नहीं, साइलेंस है, और जमीन पर मौजूद हथियार नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में घूमती निगाहें हैं। पिछले एक दशक में अमेरिका ने जो विकसित किया है वह किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं। यह एक ऐसा कवच है जो न केवल मिसाइलों को ट्रैक करता है, बल्कि उनका इरादा पढ़ लेता है, और उससे पहले कि वह पृथ्वी के वायुमंडल को छुए, उन्हें खामोशी से मिटा भी देता है। ये प्रणाली सिर्फ हमला रोकने के लिए नहीं बनी, ये वो तय करने के लिए बनी है कि कौन हमला करने की हिम्मत भी न करे। स्पेस बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम अब एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, एक ऐसा शस्त्र जो शत्रु को डर से ही पंगु बना दे। इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे उस तैयारी को जो आज भी अपने अस्तित्व को छिपा कर चल रही है। जानेंगे उन लोगों की कहानियां जिन्होंने इसे रचा, उन लैब्स का सच जहां भविष्य का कोड किया गया, और उन सवालों को जिन्हें अब पूरी दुनिया पूछने से डरती है। शांति का दावा करने वाले जब सबसे घातक हथियार बनाने लगे,
तो समझिए युद्ध सिर्फ समय का इंतजार कर रहा है। –1980 का दशक, जब अंतरिक्ष युद्ध की कल्पना पहली बार की गई। यह दौर था कोल्ड वॉर का। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव अपने चरम पर था और इसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1983 में एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, अमेरिका अब केवल मिसाइल शील्ड नहीं बनाएगा, हम अंतरिक्ष में हथियार तैनात करेंगे, लेजर बीम्स, ट्रैकिंग सिस्टम्स और रॉकेट्स जो किसी भी हमले को वहीं नष्ट कर देंगे। इस योजना का नाम रखा गया स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, पर मीडिया और आम जनता ने इसका दूसरा नाम दे दिया, स्टार वॉर्स प्रोग्राम। लेकिन यह ऐलान जितना अभूतपूर्व था उतना ही विवादित भी। जब यह खबर अमेरिकी घरों में टीवी और अखबारों के जरिए पहुंची तो देश दो हिस्सों में बढ़ता नजर आया। एक तरफ था डर परमाणु युद्ध का, जो रोज की जिंदगी में घुल चुका था। लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब कोई ऐसी ढाल बन सकेगी जो बच्चों को, परिवारों को, पूरे देश को सुरक्षित रख सके। लेकिन दूसरी तरफ था संदेह और तीखा विरोध। न्यूयॉर्क टाइम ने इसे कहा, यह विज्ञान नहीं, विज्ञान कथा है। MIT के भौतिक शास्त्रियों ने इसे तकनीकी रूप से असंभव बताया। उनके मुताबिक यह प्रणाली सिर्फ 10% तक ही प्रभावी हो सकती थी, और वो भी आदर्श परिस्थितियों में। और आलोचना यही नहीं रुकी। करोड़ों डॉलर की लागत की खबरें सामने आई। विश्लेषकों ने अंदाजा लगाया यह प्रोग्राम सरकार को $1 ट्रिलियन तक का नुकसान पहुंचा सकता है। सार्वजनिक मंचों पर टैक्स पेयर चिल्ला उठे, हमारा पैसा अंतरिक्ष में क्यों फेंका जा रहा है, यह सुरक्षा नहीं, दिखावा है। NGO और सामाजिक संगठनों ने इस योजना को करार दिया ए मनी पिट, एक ऐसा गड्ढा जहां पैसा तो डाला जा सकता है लेकिन वापसी की कोई गारंटी नहीं। अमेरिकी सड़कों पर विरोध रैलियां निकली, प्ले कार्ड्स लहराए। राष्ट्र एक अजीब दुविधा में था। क्या यह अमेरिका की रक्षा की शुरुआत थी, या एक ऐसे रास्ते की जहां हम अपने ही बनाए आकाशीय अस्त्रों से डरने लगेंगे? स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव एक विचार था जो विज्ञान से आगे सोचने की कोशिश कर रहा था, पर शायद अपनी ही सीमाओं को भूल चुका था। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे युग का बीज जहां युद्ध अब केवल जमीन तक सीमित नहीं रहेगा। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव की गूंज सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही, उसकी आवाज अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुकी थी। जब सोवियत संघ ने इस योजना के बारे में सुना तो उसने क्रेमलिन की दीवारों के भीतर डर नहीं बल्कि गुस्से की लहरें उठी। मॉस्को ने बयान जारी किया, यह अंतरिक्ष में शांति के लिए खतरा है, यह हथियारों की होड़ को जमीन से उठाकर आसमान में ले जाने की कोशिश है। सोवियत नेता इसे सीधे तौर पर कोल्ड वॉर की नई चाल मानने लगे थे, एक ऐसा कदम जो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के संतुलन को तोड़ सकता था। इसमें यूरोप भी शांत नहीं रहा। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन, अमेरिका के सहयोगी, उनकी ओर से भी चिंता जताई गई। नाटो की गोपनीय बैठकों में सवाल उठे, क्या अमेरिका अब अकेला खेल खेलने जा रहा है? क्या यह परियोजना हमारी भी जिम्मेदारी बनेगी? लेकिन अब एक सवाल और गहराने लगा था, क्या अमेरिका सच में इतना आगे की सोच पा रहा था, या इसके पीछे कोई ऐसी प्रेरणा थी जो इस धरती से परे थी? 1980 के दशक में एक घटना ने खुफिया हलकों को हिलाकर रख दिया। ब्रिटेन के एक जंगल में अमेरिकी वायुसेना के अड्डे के पास 3 रातों तक कुछ ऐसा घटा जो आज तक अनसुलझा है। सैनिकों ने रिपोर्ट दी, एक चमकदार वस्तु त्रिकोणीय आकार की बिना आवाज के हवा में स्थिर खड़ी थी। रडार पर कोई सिग्नल नहीं, लेकिन आंखों के सामने मौजूद थी एक ऐसी तकनीक जो उस समय की समझ से बाहर थी। इस घटना की रिपोर्ट अमेरिकी और ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय दोनों ने दबा दी, लेकिन फाइलें बाद में लीक हुई और दुनिया ने सवाल पूछने शुरू किए।
उसी समय नेवादा के रेगिस्तान में छिपे एक अज्ञात सैन्य क्षेत्र की चर्चाएं तेज हो गई। एरिया 51। यहां पर क्या हो रहा था? क्या वाकई कोई रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम चल रहा था? बॉब लेजर, एक नाम जिसने सबको चौंका दिया। उसने दावा किया, मैंने एरिया 51 के इस 4 जोन में एक नॉन ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया है जो ग्रेविटी को मोड़ता है। उसने कहा, अमेरिका के पास ऐसी तकनीकी है जो इंसानों ने नहीं बनाई है। क्या यही कारण था कि राष्ट्रपति रीगन इतने आत्मविश्वास से एसडीआई की घोषणा कर सके? क्या अमेरिका के पास ऐसी जानकारी थी जो पूरी दुनिया से छुपाई गई? इतिहास के पन्नों में दर्ज है 1985 जिनेवा में सोवियत नेता गोर्बाचेव और राष्ट्रपति रीगन की मुलाकात। उस बैठक के दौरान रीगन ने एक वाक्य कहा, एक ऐसा वाक्य जिसे आज भी इतिहासकार दोहराते हैं, अगर एलियन खतरा धरती पर आता तो क्या हम इंसान मिलकर उसका सामना नहीं करेंगे? रीगन के इस कथन ने एक नई चर्चा को जन्म दिया। क्या एसडीआई सिर्फ सोवियत मिसाइलों से नहीं बल्कि किसी और खतरे से रक्षा के लिए था? 1980 का दशक बीत चुका था। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सार्वजनिक रूप से इसे अवास्तविक और महंगा बताया गया, पर क्या यह सच में बंद हुआ था? या फिर वो योजना एक छिपे हुए रास्ते से आगे बढ़ रही थी? 1991 में सोवियत संघ का पतन हुआ। अमेरिका की सबसे बड़ी परमाणु दुश्मन अचानक धराशायी हो गई। दुनिया ने सोचा अब युद्ध की जरूरत खत्म हो गई है, पर पेंटागन और सीआईए ने सोचा जो टेक्नोलॉजी अब तक सुरक्षा के लिए बनाई जा रही थी, क्यों ना उसे गहराई से परखा जाए। और फिर अंतरिक्ष की ओर चुपचाप एक और कदम बढ़ा। 1994 में अमेरिकी सेना ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्पेस कमांड को पुनः सक्रिय किया। पहले इसका उद्देश्य था सैटेलाइट्स की निगरानी, मौसम की जानकारी और युद्ध के समय संचार, लेकिन अब इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया था। अब यह सिर्फ एक निगरानी एजेंसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संगठन बन रहा था जो अंतरिक्ष में रणनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। अब स्पेस कमांड को सौंपा गया एक नया उद्देश्य, धरती के चारों ओर मंडरा रही हर वस्तु पर नजर रखना। किस सैटेलाइट की क्या गति है, किसने नया ऑब्जेक्ट लॉन्च किया है और कौन सी परछाई सिर्फ तकनीक नहीं कोई सैन्य चाल हो सकती है। स्पेस सर्विलांस अब एक ऑपरेशन धर्म बन चुका था। अमेरिका जानता था कि जो दिखता नहीं वही सबसे खतरनाक होता है। और इसके बाद बारी थी मिसाइल वार्निंग सिस्टम की। अब खतरे सिर्फ धरती से नहीं अंतरिक्ष से भी आने लगे थे, और अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई मिसाइल किसी कोने से निकलकर उसके शहरों को जगाने तक का मौका भी दे। इसलिए पुराने रडार सिस्टम को अपग्रेड किया गया, स्पेस बेस्ड सेंसर लगाए गए, एआई और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से लैस सिस्टम हर पल आसमान की धड़कनें सुनने लगे। पर सिर्फ पहचानना काफी नहीं था, अब बारी थी रक्षा करने की। अमेरिकी जीपीएस सिस्टम, सामरिक संचार नेटवर्क, ड्रोन कमांड लिंक और न्यूक्लियर इंटेलिजेंस, इन सब का दिल अंतरिक्ष में तैरती हुए सैटेलाइट्स थी, जिन्हें बचाना अब सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका था। एंटी सैटेलाइट हमलों की आशंका बढ़ रही थी और अमेरिका अब इन्हें सिर्फ समझना नहीं रोकना चाहता था। और फिर आया सबसे विवादास्पद विचार जिसने अंतरिक्ष की परिभाषा ही बदल दी, स्पेस कंट्रोल। यह विचार साफ था, अगर कोई हमें आंख दिखाए तो हम उसकी आंखें ही फोड़ देंगे। यानी जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ही नष्ट कर देने की शक्ति। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक रणनीतिक चेतावनी थी। इसी बीच अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जाग चुका था। वो कंपनियां जो पहले लड़ाकू जहाज और मिसाइलें बनाती थी, अब उन्होंने अपनी दृष्टि अंतरिक्ष की ओर मोड़ ली थी। लॉकहीड मार्टिन, रायथॉन, नॉर्थरोप ग्रूमन, ये नाम अब पृथ्वी से ऊपर की लड़ाई के वास्तुकार बन चुके थे। नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। SBIRS, स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम, जिसे बनाया गया था किसी भी मिसाइल लॉन्च को तुरंत पहचानने के लिए, वो भी पल भर में बिना देरी के।
डीएसपी सैटेलाइट्स का अपग्रेडेशन। कोल्ड वॉर की पुरानी सैटेलाइट्स को अब नई सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस किया गया। और फिर आया WGS, वाइड बैंड ग्लोबल सैटकॉम, जो अमेरिकी सेनाओं को दुनिया के किसी भी कोने से स्पेस लिंक्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन देता था। स्पेस कमांड की यह पुनर्स्थापना अखबारों की सुर्खियों में नहीं थी, ना ही यह लोगों की रोज की बातों में थी, लेकिन पर्दे के पीछे यह अमेरिकी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण नींव बन चुकी थी। अंतरिक्ष अब फाइनल फ्रंटियर नहीं रहा था, अब वह था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। एक ऐसी सीमा जहां युद्ध शून्य गुरुत्व में लड़ा जाना था, जहां न ध्वनि होती है न विस्फोट की गूंज, लेकिन परिणाम पूरी दुनिया को हिला देने वाले हो सकते थे। DARPA, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जो हमेशा कल्पनाओं को हकीकत बनाने की कागार पर रहती है। 2001 के बाद DARPA ने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जिसके नाम आज जनता कभी नहीं जानती, लेकिन उनके प्रभाव से दुनिया बदल सकती थी। उन्हीं में से एक था प्रोजेक्ट रैटलस्नेक, एक AI ड्रिवन ऑर्बिटल थ्रेट रेस्पॉन्स सिस्टम जो किसी भी ऑर्बिटल ऑब्जेक्ट के व्यवहार को ट्रैक करता और खतरे का अनुमान लगाकर स्वतः अलर्ट जारी करता। और दूसरा था साइलेंट हॉरिजॉन, एक वार गेम जो अंतरिक्ष में साइबर हमले के परिदृश्य को सिमुलेट करता था। DARPA अब सिर्फ हथियार नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम सैटेलाइट, लिंक लेजर कम्युनिकेशन जैसी अवधारणाओं पर कार्य कर रहा था। इन्हीं वर्षों में एक रहस्यमय मशीन ने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा। X-37B, एक छोटा सा बिना पायलट वाला स्पेस शटल। इसने पहली बार 2010 में लॉन्च होकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पब्लिक रिकॉर्ड में कहा गया टेक्नोलॉजी परीक्षण, लेकिन असली सवाल यह था कि यह महीनों तक अंतरिक्ष में रहकर करता क्या था। कोई कहता यह एक एंटी सैटेलाइट ड्रोन है, कोई कहता यह एक ऑर्बिटल स्पाई स्टेशन है, और कुछ कहते यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे भविष्य में अंतरिक्ष से हथियार छोड़े जा सकते हैं। 2014 में एक पॉलिसी पेपर में पहली बार इस्तेमाल हुआ एक शब्द स्पेस डोमिनेंस डॉक्ट्रिन, जिसमें लिखा था द नेशन दैट कंट्रोल्स लो अर्थ ऑर्बिट विल कंट्रोल द कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड स्ट्रेटजिक कमांड ऑफ ऑल फ्यूचर वॉर्स। यानी जिसने लो अर्थ ऑर्बिट पर नियंत्रण कर लिया, उसने भविष्य के युद्ध का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 2000 से 2019 तक ये 2 दशक वो थे जब अमेरिका ने बिना शोर किए एक ऐसी सैन्य शक्ति तैयार की जो आकाश में अदृश्य लेकिन सक्रिय थी। लेजर सिस्टम, AI ड्रिवन डिफेंस, ऑर्बिटल ड्रोन्स, हाइपरसोनिक इंटरकॉप्टर्स, ये सब किसी साइंस फिक्शन की कहानी नहीं थे, ये अब रणनीतिक दस्तावेज की भाषा बन चुके थे। और फिर आया वो साल 2019 जब यह सब कुछ सार्वजनिक रूप से घोषित होने वाला था। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स, एक नई सैन्य शाखा जो सिर्फ अंतरिक्ष के लिए समर्पित थी। अब अमेरिका कह रहा था हम अंतरिक्ष को सिर्फ देखते नहीं, हम वहां शासन करेंगे। साल था 2020। दुनिया कोविड-19 की चपेट में थी, लेकिन आकाश में एक अलग ही तरह की हलचल शुरू हो चुकी थी। चीन ने पहली बार दुनिया के सामने अपना DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। यह एक ऐसा हथियार था जो ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ता, दिशा बदलता और किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता था। उधर रूस ने भी सिरकोन मिसाइल की घोषणा की, एक ऐसी प्रक्षेपास्त्र जो मैक 9 की रफ्तार से चलती और लक्ष्य तक पहुंचने में पलक झपकने का भी समय न लेती। इन हथियारों का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि अब युद्ध में समय ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इन परीक्षणों ने अमेरिका के सामरिक दिमाग को झकझोर दिया। पेंटागन के भीतर छिपी मीटिंग रूम्स में अब बातचीत डिफेंड नहीं, डोमिनेट करने की होने लगी थी। एक उच्च स्तरीय बैठक में अमेरिका के रक्षा सचिव ने राष्ट्रपति से कहा, हमें भविष्य का युद्ध लड़ना है,
वो भी उस समय से पहले जब बाकी दुनिया को उसकी आहट भी ना हो। इस बयान ने उस योजना को जन्म दिया जो आने वाले वर्षों में इतिहास बदलने वाली थी। इस योजना का नाम था प्रोजेक्ट स्काई सेंटिनेल। स्काई सेंटिनेल कोई सामान्य डिफेंस सिस्टम नहीं था, यह था एक 3 स्तरीय अंतरिक्ष कवच जिसे युद्ध के नए युग के लिए डिजाइन किया गया था। पहली परत थी ऑर्बिटल लेजर डिफेंस मॉड्यूल्स। ये लेजर सिस्टम छोटे उपग्रहों में लगे होते जो किसी भी उड़ती हुई मिसाइल या ऑर्बिटल हथियार को वाष्पित कर सकते थे, वो भी लॉन्च के कुछ ही सेकंड में। दूसरी परत थी एआई थ्रेट एनालिसिस ग्रिड, एक ऐसा सिस्टम जो पृथ्वी की कक्षा में घूम रही लाखों वस्तुओं की ट्रैकिंग करता और उनमें से संभावित खतरे को पहचान कर उनकी भविष्यवाणी करना। और तीसरी परत सबसे खतरनाक, ऑटोनोमस काउंटर अटैक ड्रोन्स। ये रोबोटिक ऑर्बिटल ड्रोन पूरी तरह से स्वतंत्र और घातक किसी भी दुश्मन सैटेलाइट को चुपचाप निष्क्रिय कर सकते थे या फिर आत्मघाती तकनीक से उसे नष्ट कर सकते थे। स्काई सेंटिनेल अब महज रक्षा का ढांचा नहीं था, बल्कि अमेरिका की वो चेतावनी थी जो शब्दों में नहीं प्रौद्योगिकी में दी जा रही थी। इसके हर घटक में वो शक्ति थी जो युद्ध को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर सकती थी, और शायद यही इसकी सबसे घातक विशेषता थी। लेकिन यहीं एक और प्रश्न जन्म ले रहा था, क्या यह सब कुछ मानव बुद्धि की उपज था या फिर इसमें कोई अन्य पृथ्वी की झलक थी? कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि स्काई सेंटिनेल की कुछ तकनीकी जैसे कि रियल टाइम ऑर्बिटल मेजरिंग जीरो लैग प्रोपल्शन सिस्टम्स वर्तमान भौतिकी के सिद्धांतों से कहीं आगे की लगती थी, जैसे वे किसी ऐसी शक्ति से उत्पन्न हुई हों जिसे अभी तक विज्ञान ने परिभाषित नहीं किया। इन्हीं दिनों कुछ लीक हुई गोपनीय रिपोर्ट्स ने हलचल मचा दी। उन रिपोर्ट्स में संकेत था कि स्काई सेंटिनेल की जड़ें शायद उन घटनाओं से जुड़ी थी जिन्हें दशकों से अनसुलझा रहस्य माना गया। 1980 का रेंडलेशम फॉरेस्ट इंसिडेंट या 2004 का यूएसएस निमिट्ज इनकाउंटर, क्या ये घटनाएं केवल यूएफओ साइटिंग थी या फिर उन तकनीकों के शुरुआती सुराग जिन्होंने स्काई सेंटिनेल जैसी प्रणाली को जन्म दिया? क्या वास्तव में स्काई सेंटिनेल सिर्फ एक सैन्य योजना नहीं, बल्कि वो दरवाजा था जो हमें उस तकनीकी की ओर ले गया जो मानो नहीं बल्कि कहीं और से आती हुई लगती है? सवाल गूंज रहे थे, पर जवाब अब भी कागजों के बाहर नहीं निकले थे। स्काई सेंटिनेल अंतरिक्ष में घूम रहा था, मौन, सटीक और हमेशा से जागरूक। इसके अंदर कोई भावनाएं नहीं थी, सिर्फ कोड थे, एल्गोरिदम थे और एक कमांड, डिफेंड एट ऑल कॉस्ट। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव जो 1983 में एक सपना था, अब 2024 में एक वास्तविकता बन चुका था। हाईटेक एआई पावर्ड ऑर्बिट डोमिनेटिंग रियलिटी। अब अंतरिक्ष वो क्षेत्र नहीं था जहां हम सिर्फ सितारों को देखते थे, अब वो क्षेत्र बन चुका था जहां से हम एक दूसरे पर नजर रखते हैं और शायद एक दूसरे को मिटा भी सकते हैं। अब हम उस सबसे नाटकीय मोड़ की ओर बढ़ते हैं जहां इतिहास खुद को दोहराने नहीं जगाने लगा। 1983 में जो सपना था और 2024 में जो वास्तविकता बन चुका था, अब वह एक नई शक्ल में राजनीतिक मंच पर वापस आ रहा था। 2024 के अंत की बात है। अमेरिका का राजनीतिक माहौल फिर से गर्म हो चुका था। अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार हो रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वही नेता जिन्होंने पहले अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था। अब एक नई घोषणा के साथ मंच पर लौटे, लेकिन इस बार बात सिर्फ चुनाव की नहीं थी, बात थी अंतरिक्ष से आने वाले भविष्य की। एक भरी हुई रैली में ट्रंप ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, वी विल बिल्ड द मोशन पावरफुल स्पेस बेस्ड मिसाइल शील्ड इन ह्यूमन हिस्ट्री। इट विल बी कॉल्ड द आयरन स्काई। आयरन स्काई, लोहे का आसमान, एक नया नाम, लेकिन पुरानी चेतना से भरा हुआ। ट्रंप के शब्दों में स्पष्ट था, वह केवल स्पेस फोर्स की पुनरावृत्ति नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उस समय पुरानी भावना को फिर से जीवित कर रहे थे जिसे रीगन ने 1983 में जगाया था, स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के रूप में। लेकिन सवाल था क्यों? क्यों अब? क्या यह
सिर्फ एक चुनावी चाल थी या फिर यह वाकई एक सुरक्षा नीति थी? विश्लेषकों के अनुसार ट्रंप का यह निर्णय कई परतों में छुपा हुआ था। पहली परत, अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान पहले ही स्काई सेंटिनल जैसी प्रणालियों पर चुपचाप काम कर रहा था, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से ब्रांड देने के लिए एक राजनीतिक चेहरा चाहिए था। ट्रंप वो चेहरा बनना चाहते थे। दूसरी परत, चीन और रूस के बढ़ते अंतरिक्ष प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए अमेरिका को अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आक्रामक नीति और सार्वजनिक चेतावनी की जरूरत थी। आयरन स्काई उसी चेतावनी का प्रतीक बन चुका था। ट्रंप ने आयरन स्काई को कुछ ऐसे पेश किया जैसे यह सिर्फ डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव, वैज्ञानिक नेतृत्व और दुनिया पर वर्चस्व की घोषणा हो। उन्होंने कहा, यह सिस्टम हमारे दुश्मनों को बताएगा आकाश की हर परछाई पर अमेरिका की नज़र है और हाथ भी। इस योजना के तहत प्रस्तावित थे 100 से अधिक वेपनाइज्ड ऑर्बिटिंग प्लेटफॉर्म्स, रियल टाइम ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज फ्रॉम स्पेस और एक एआई कंट्रोल्ड ऑटोनोमस बैटल ग्रिड जो खतरे को पहचान कर सेकंड्स में जवाब देने की क्षमता रखता हो। जैसे ही ट्रंप ने आयरन स्काई की घोषणा की, दुनिया भर की सरकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों में हलचल मच गई। चीन ने तुरंत बयान दिया, यह शांति के नाम पर एक अंतरिक्ष सैन्यीकरण है जो संतुलन को बिगाड़ सकता है। रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका अब अंतरिक्ष में फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप का रुख मिला जुला था। कुछ देशों ने इस तकनीक क्रांति बताया तो कुछ ने कहा एक और कोल्ड वार अब अंतरिक्ष में शुरू हो गया। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल गूंजता रहा, क्या आयरन स्काई मानवता की रक्षा के लिए होगा या वह भविष्य की सबसे खतरनाक दौड़ की शुरुआत है? ट्रंप की योजना में खर्च का कोई ठोस आंकड़ा नहीं था, लेकिन विश्लेषकों ने अनुमान लगाया इस योजना को पूरा करने में अमेरिका को 1.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। यह उतना ही था जितना स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के समय कहा गया था। इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप की घोषणा कोई संयोग नहीं बल्कि यह अमेरिका के भीतर ऐसे गुप्त अनुसंधानों का प्रतिबिंब है जो दशकों से जारी है। रिवर्स इंजीनियर्ड एलियन टेक्नोलॉजी, ग्रेविटेशनल मैनिपुलेशन और शायद 0 पॉइंट एनर्जी सिस्टम्स। क्या आयरन स्काई उसी रहस्य का अगला चरण है? क्या अमेरिका अब वाकई ऐसे हथियार बना रहा है जिनका अस्तित्व दुनिया की समझ से बाहर है? आयरन स्काई सिर्फ एक नाम नहीं, यह एक संकेत था, एक शपथ कि अमेरिका अंतरिक्ष को नो मैंस लैंड नहीं बनने देगा, एक चेतावनी कि आकाश अब किसी का साझा क्षेत्र नहीं बल्कि अमेरिका की रणनीतिक संपत्ति है, और एक भय कि क्या हम उस द्वार की ओर बढ़ रहे हैं जहां से मानवता सिर्फ ऊपर नहीं देखेगी बल्कि ऊपर से गिरती हुई गूंजों से कांपेगी। हमने इस डॉक्यूमेंट्री में वह सब देखा जो कभी विज्ञान कथा था वो अब रणनीति बन चुकी है, जो कभी कल्पना थी वो तकनीक बन चुकी है, और जो कभी सपनों में था अब राजनीति के मंच पर खड़ा है। 1983 में रोनाल्ड रीगन ने एक ऐसा विचार बोया था कि क्या हम एक ऐसा अंतरिक्ष कवच बना सकते हैं जो हमें परमाणु तबाही से बचा सके, और आज 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने उसी बीज को लोहे के आकाश के रूप में पुनर्जन्म दे दिया। हमने सुना है कि स्काई सेंटिनल तैनात है, हमने देखा कि हाइपरसोनिक मिसाइलें वास्तविक हैं, हमने जाना कि आयरन स्काई अब घोषणा बन चुका है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि क्या ये सब मुमकिन है, सवाल ये है क्या ये सब जरूरी है? क्या हम सच में अंतरिक्ष को केवल एक और युद्ध भूमि बना रहे हैं? क्या हम वाकई इतने असुरक्षित हैं कि हमें सितारों के बीच हथियार रखने की जरूरत पड़ रही है? इंसान ने अंतरिक्ष की ओर देखा था, सपनों के लिए, खोज के लिए, शांति के लिए। वो आकाश जिसने हमें दिशा दी वही अब डायग्राम बन रहा है युद्ध के लिए। क्या यही वो भविष्य है जिसे हमने चुना, जहां हर उपग्रह सिर्फ संकेत नहीं बल्कि संशय बन जाए, जहां चंद्रमा तक जाने वाले मिशन पर इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रक्षा प्रणाली भेजी जाए?
आयरन स्काई, स्काई सेंटिनल और स्पेस फोर्स, ये सभी हमें शक्ति देते हैं। पर क्या हम उस शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए करेंगे या नियंत्रण के लिए? क्या ये कवच हमें सुरक्षित करेगा या हमें एक खौफनाक दौड़ में झोंक देगा, जहां हर राष्ट्र हर क्षण बस एक बटन की दूरी पर हो? हम अंतरिक्ष में गए थे नई दुनिया खोजने, लेकिन कहीं हम भूल तो नहीं गए कि सबसे खतरनाक ग्रह अब भी हमारे भीतर ही है? इस पूरी यात्रा के बाद एक आवाज अब भी गूंज रही है। क्या हम रक्षा कर रहे हैं या आने वाले युद्ध की भूमिका लिख रहे हैं? क्या हम आकाश को देख रहे हैं या बस अपनी ही छाया से लड़ रहे हैं? द फाइनल फ्रंटियर वाज नेवर आउटर स्पेस, इट वाज ऑलवेज द स्पेस बिटवीन आवर फियर एंड आवर फेयर।